सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं बीए बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 5 है भौतिक बोर्ड। इसकी यूनिट सेकंड चल रही है। यूनिट सेकंड में टॉपिक है वायुदाब। वायुदाब जो टॉपिक है, इस वायुदाब टॉपिक में से प्रश्न बन रहा है भूतल की यानी पृथ्वी तल की वायुदाब पेटियों को समझाइए कि पृथ्वी तल पर वायुदाब की कौन-कौन सी पेटियां हैं, इनको समझाना है तथा उनके विषयों कौन प्रणाली पर नियंत्रण यानी कौन संचार पर किस प्रकार से नियंत्रण करती है उसको समझाना है। तो देखो, पहले हम करते बात वायुदाब की यानी वायुदाब की। तो धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल के प्रति इकाई के ऊपर स्थित वायुमंडल की समग्र परतों पर पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहा जाता है। समग्र जो भार पड़ता है वायुमंडल की परतों पर उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही वायुदाब कहा जाता है। सागर तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और सागर तल पर यह वायुदाब 113.5 मिलियन जहां 1 वर्ग इंच पर 14.7 पौंड 14.7 पौंड सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। जो सागर तल पर समान वायुदाब रेखा क्षेत्रों वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। वायुदाब का अंकन वायुदाब मापी होती है, उसके द्वारा किया जाता है। ऊंचाई के साथ वायुदाब घटने लगता है। 60 फीट पर जाने पर तथा 80 मीटर में यानी ऊंचाई पर जैसे जैसे जाएंगे वायुदाब कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वायुदाब कम होता जाता है। पृथ्वी पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां होती है यानी दक्षिणी और उत्तरी सभी मिलाकर 7 पेटियां होती है। उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर वायुदाब की पेटियों को 2 बृहद समूह में बांटा जाता है। पहला है वो है देखो नंबर 5 है वो है तापजन्य वायुदाब पेटी। पहला है तापजन्य वायुदाब पेटी। इस वायुदाब पेटी है उसमें भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है वो भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब की पेटी और सेकंड है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। इसके बाद में आ जाता है दूसरा, वो आ जाता है गतिजन्य वायुदाब की पेटी। गतिजन्य वायुदाब पेटी। इस वायुदाब की पेटी को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला है उपोषण उच्च वायुदाब पेटी तथा दूसरा है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी। तो पहला लेते हैं फर्स्ट है वो है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। नंबर 5 है वो है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, इस पेटी का विस्तार अगर बात करें भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक मिलता है यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों तरफ 5 डिग्री अक्षांशों तक इसका विस्तार मिलता है। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में इसका विस्तार मिलता है। तो ये जो वायुदाब पेटी है ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। लेकिन सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में किसका हुआ स्थानांतरण होता है यानी सूर्य की स्थिति के अनुसार सूर्य उत्तरायण व दक्षिणायन होता है तो इसकी जो पेटी में है वह स्थानांतरण या किसका होता है, स्थानांतरण या किसका होता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की जो है किरणें लंबवत
में मानव के है वो नाकों से खून व पेन की सही निकालती है। तापमान का वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा तथा तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि थर्मामीटर ऊंचा तो बैरोमीटर नीचा होगा और बैरोमीटर अगर ऊंचा होगा तो थर्मामीटर नीचा होगा। ये एक पहेली के रूप में चलता है। इस न्यून वायुदाब की पेटी का तापमान से प्रत्यक्ष संबंध है। इसी कारण से इसे तापजन्य न्यून वायुदाब पेटी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाओं में गति कम होने के कारण शांत वातावरण रहता है। इसी कारण से इस पेटी को डोल्ड्रम या शांत वातावरण यानी इसको इस जो 5 डिग्री से है इसको शांत पेटी या डोल्ड्रम पेटी भी कहा जाता है। अब देखो दूसरा है नंबर 2 है वो है उपोष्ण उच्च वायुदाब। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यह पेटी दोनों गोलार्धों में यह पेटी भूमध्य रेखा से दोनों गोलार्धों में 30 से 35 दोनों गोलार्धों में ऊपर की तरफ तथा यहाँ पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा 30 डिग्री तथा 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। मुख्यतः इस पेटी को उच्च वायुदाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के अवतरण से संबंधित होती है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उत्तरीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरकर बैठती है, जिस कारण इसका आयतन कम होने लगता है और वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। अश्व अक्षांश भी कहा जाता है इस पेटी। अब नंबर 3 है वो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। उपध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक और 65 डिग्री तक ये जो पेटी है ये पाई जाती है। अक्षांशों के बीच पाया जाता है। वर्षभर तापमान कम होने के बावजूद यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इस अक्षांशों से वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण कम वायुदाब का आविर्भाव होता है। इस प्रक्रिया का प्रभाव सबसे अधिक विषुवत रेखा पर होना चाहिए, परंतु वहां पर तापमान इतना अधिक होता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु के फैलने का कारण कमजोर पड़ जाता है तथा वहां पर निम्न वायुदाब का हो जाती है। अब देखो चौथा है वो है 4th नंबर है वो है ध्रुवीय वायुदाब पेटी। ध्रुवीय वायुदाब पेटी है ध्रुवों तथा समीप क्षेत्रों में अत्यंत शीत के कारण वायुदाब अधिक होता है, वायुदाब कम होता है। वायुदाब ध्रुवों तथा समीप क्षेत्रों में अत्यंत शीत के कारण वायुदाब अधिक होता है। निम्न तापमान के कारण ध्रुवों में के निकट उच्च वायुदाब पाया जाता है तथा उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर तापमान वर्ष भर कम रहने के कारण ध्रुवों
बर्फ जमी रहती है। इन बर्फ जमी रहने के कारण वहां का इसलिए धरातल के निकट की वायु अत्यधिक शीतल व भारी होती है, जिससे ध्रुवीय वायुदाब पेटी कहा जाता है। अब देखिए जो वायुदाब पेटियां हैं वो देखिए, इनको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब। उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब। तीस डिग्री से 35 डिग्री। साठ से 65 दक्षिणी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब। दक्षिणी ध्रुवीय
ये आ गया दक्षिणी ध्रुव है, और इधर रह गया उपध्रुवीय, उत्तरी उपध्रुवीय, उत्तरी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब। ये पेटी होगी तथा ये हो गई उत्तरी ध्रुवीय, उत्तरी ध्रुवीय, उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब। और ये हो गया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है। अब अगर इनकी बात की जाए तो ये हो गया, आप इसको डायग्राम को बना लीजिए, इसको देखिए। अगर इनकी बात की जाए तो ये है ध्रुवीय हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, ये दोनों तरफ ये और ये व्यापारी पवने, तथा ये हो गई ध्रुवीय पवने। तो ये डायग्राम है, आपने बना लिया होगा डायग्राम। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, बना लीजिए, मैं फिर मिटाऊंगा इसको। अब देखो विश्व पवन प्रणाली पर नियंत्रण। विश्व पवन प्रणाली पर नियंत्रण। ऊपर ग्लोब व वायुदाब की पेटियों का आदर्श वितरण प्रस्तुत किया था हमने पहले, परंतु यह स्थिति वर्ष भर संभव नहीं रहती। सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन की स्थितियों में स्तर प्राय मुख्य रूप से इधर उधर होता रहता है। यानी हम ये पाते हैं कि सूर्य उत्तरायण में वायुदाब की पेटियां तथा सूर्य दक्षिणायन के रूप में वायुदाब की पेटियां में चेंजेस होता रहता है। सूर्य उत्तरायण स्वभाव में अंतर आता है, दैनिक वार्षिक परिवर्तन होते रहते हैं। दिन में 2 से 4 बजे तक अधिकतम तापमान के कारण न्यून दाब तथा सुबह 4 से 6 बजे तक न्यूनतम तापमान के कारण उच्च दाब होता है। इसी तरह स्थानीय भागों पर दिन में न्यूनतम वायुदाब तथा समीपी सागरों पर उच्च वायुदाब होता है। रात्रि की इसके विपरीत स्थिति होती है। यदि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर होती तो वायुदाब की पेटियों की स्थिति भिन्न होती, परंतु सूर्य के उत्तरायण के समय सूर्य की किरणों का उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती है, जिस कारण ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी के अलावा सभी वायुदाब की पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती है। इसके विपरीत शीतकाल में सूर्य के दक्षिणायन के समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती है, अतः सभी वायुदाब की पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इनकी आदर्श स्थिति केवल 21 मार्च तथा 23 सितंबर को होती है।
जो पवन संचार है वो किस प्रकार से डिस्टर्ब होता है। किन्हीं भी दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। एक बात आती है कि दाब प्रवणता, दाब प्रवणता ए स्थान है तथा बी स्थान है, ए स्थान है तथा बी स्थान है, वायुदाब में अंतर होगा। वायुदाब में क्या होगा? अंतर होगा। अपन भी जानते हैं इसको कि वायुदाब में अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। इन्हीं दो स्थानों के बीच में जो वायुदाब का अंतर होता है इसे क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। यह प्रवणता क्षैतिज दिशा में होती है, यानी ये क्षैतिज दिशा में होगी, ये क्षैतिज दिशा, ये प्रवणता क्षैतिज दिशा में होती है। अधिक दाब प्रवणता पास पास स्थित समदाब रेखाओं तथा कम दाब प्रवणता दूर स्थित समदाब रेखाओं को द्वारा प्रदर्शित करती है। यानी अधिक दाब प्रवणता, अधिक दाब प्रवणता होगी, अधिक दाब प्रवणता होगी तो समदाब रेखाएं पास पास होगी, यानी समदाब रेखाएं पास पास होगी तथा कम दाब प्रवणता दूर दूर स्थित समदाब रेखाओं को प्रदर्शित करती है। यानी दाब प्रवणता कम होगी तो समदाब रेखाएं दूर दूर होंगी। इस दाब प्रवणता के कारण ही पवन संचार होता है। इसी दाब प्रवणता के कारण, इस दाब प्रवणता के कारण क्या होता है? पवन संचार होता है। यानी मेन यहाँ पे वायुमंडल में क्या है? दाब प्रवणता है। दाब प्रवणता है, उसी से पवन संचार होता है। यानी दाब का कम होना या अधिक होना। अब देखो, ढाल प्रवणता की दिशा समदाब रेखाओं को समकोण की दिशा होती है। जो ढाल प्रवणता होती है की दिशा समदाब रेखाओं के समकोण की दिशा होती है, अतः पवनों की दिशा भी वही होनी चाहिए। परंतु यहाँ पे क्या होता है कि परंतु पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल के कारण हवाओं की दिशा में कुछ अंतर आ जाता है, अर्थात पवनें समान दाब रेखाओं को समकोण पर नहीं काटकर किस पे काटती है? न्यून कोण पर काटती है। देखो किस प्रकार से है। ये तो हो गई वायु की दिशा, ये तो हो गई वायु की दिशा, और ये क्या होगी? समदाब रेखाएं। और यहां पे समदाब रेखाएं कौन सी है? 1021, 1018, 1015, एक 1012। तो इसको फिर समझा देता हूं। यानी पवनों की दिशा इसके लंबवत काटनी चाहिए, समदाब रेखाओं पर समकोण पर न काटकर न्यून कोण पर काटती है। तो ये आप देखिए, वायु की प्रवाह गति पर, वायु की जो प्रवाह गति पर है दाब प्रवणता का प्रभाव अधिक होता है। वायु की जो प्रवाह गति है, वायु की प्रवाह गति पर दाब जो प्रवणता है उसका भी प्रभाव अधिक रहता है। वायु की जो प्रवाह गति पर भी दाब प्रवणता का प्रभाव अधिक रहता है। अत्यधिक प्रवणता पर पवनों के वेग तीव्र, यानी अत्यधिक प्रवणता होगी, अत्यधिक प्रवणता होगी, अत्यधिक प्रवणता पर पवनों के वेग तीव्रतम तथा कम प्रवणता पर पवन का वेग है वो मंद हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा या न्यून हो जाएगा। पृथ्वी के निकट घर्षण परत को छोड़कर वायु प्राय समदाब रेखाओं के समानांतर ही प्रभावित होती
धरातल पर प्रभावित पवनों की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है, परंतु पृथ्वी की अक्षांशीय गति के कारण पवनों की दिशा में विक्षेप आ जाता है। पवनों की दिशा में विक्षेप आ जाने से विक्षेप बल या इसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। इसी विक्षेप बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं प्रवणता की दिशा की दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी प्रवणता की दिशा उस दाब से कम दाब की ओर होती है। नोट अपन कह सकते हैं इसको, नोट। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, हमेशा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी क्या करती है? घूमती है, यानी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। प्रत्येक अक्षांश एक वृत्त के रूप में होता है, यानी प्रत्येक अक्षांश क्या होता है? एक वृत्त के रूप में होता है। जिस प्रकार से भूमध्य रेखा पर एक वृत्त बन जाता है, एक गोलाकार वृत्त के रूप में। भूमध्य रेखा पर घूर्णन की गति सर्वाधिक होती है, यानी भूमध्य रेखा पर है घूर्णन की गति सबसे अधिक होती है तथा ध्रुवों की ओर कम हो जाती है। जब पवन या तो उत्तर या दक्षिण दिशा में रेखाओं में प्रवाहित होती है तो अपने निर्देशित स्थान पर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि तब तक वह स्थान पृथ्वी की अक्षांशीय जो गति के कारण वो आगे बढ़ जाता है। पृथ्वी घूमने के कारण वो स्थान क्या हो जाता है? पर्टिकुलर स्थान आगे बढ़ जाता है तथा पवन पीछे छूट जाती है। तथा पवन क्या हो जाती है? पीछे छूट जाती है। यह केवल भूमध्य रेखा के पास होता है। उस अक्षांशों में पवन अपने निर्देश स्थान में आगे निकल जाती है। वायु के अपने मार्ग में विचलित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। इसे ही वायु की जो प्रक्रिया है वो अपने विक्षेपण कहा जाता है। अब जो पवनों की जो गति है उस पर विक्षेपी बल का प्रभाव देखो। विक्षेपी बल का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है वो देखो। विक्षेपी बल का प्रभाव है जिस प्रकार से उपध्रुवीय है, यहाँ उपध्रुवीय निम्न दाब, ये पवनें क्या होगी? ये मान लो इसको एक बीच में एक पेटी के रूप में कर देते हैं। अगला है उपोषण कटिबंध उच्च वायुदाब। विषुवत रेखीय निम्न दाब। कुपोषण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। तथा उसी प्रकार से और उपध्रुवीय नीचे है उपध्रुवीय निम्न दाब। फिर वापस ध्रुवों की तरफ उच्च दाब है। तो ये है, ये
जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है, यानी जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है, यदि उस दिशा के मुख करके खड़े हो जाए तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध में, यहां पे इधर मुंह खड़े करें तो अपने दाहिने ओर तो हवाएं दाहिने तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पे ये बाईं ओर मुड़ेगी। इसी प्रकार स्थायी या सनातनी या ग्रहीय पवनें तीव्र गति से पछुआ हवाएं, व्यापारिक पवनें तथा ध्रुवीय हवाएं, इनका वितरण संपूर्ण विश्व में होता है तथा इनकी उत्पत्ति समतल विश्व तापमान तथा पृथ्वी की घूर्णन से उत्पन्न तथा उच्च तथा निम्न दाब से संबंधित होती है। यानी पवन की जो दिशा है वो इस प्रकार से चेंजेस और इस दाब का प्रभाव पड़ता रहता है। यानी हवाओं जो पवन संचार है वो दाब प्रवणता तथा दाब से भी संचरित होती है तथा सूर्य और पृथ्वी की घूर्णन करती है। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। यानी धरातल पर आगे देखो, धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। यदि पृथ्वी में अक्षीय गति नहीं होती तो हवाएं समदाब रेखाओं के समकोण की दिशा में प्रवाहित होती है, परंतु पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाओं की दिशाओं में विक्षेप हो जाता है। इसे परिवर्तनकारी बल या विक्षेप बल भी कहा जाता है। इस प्रकार से जो हवाएं हैं वो अपने पक्ष में चलती रहती है और इसमें अलग प्रकार की इसमें अलग अलग दशाएं आ जाती है। इसमें स्थायी व सनातनी पवनें भी कह सकते हैं, या धरातल व ढाल जिस ओर पवन चलती है उसे पवन उन्मुखी ढाल तथा इसके विपरीत ढाल को विमुखी ढाल भी कहा जाता है। तो पवन अलग अलग प्रकार से ये पवनें चलती है। तो ठीक है, यहाँ तक के धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।